क्योंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो से लगातार आपको रिपोर्ट कल से ही दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बरखा भी जुड़ी हुई है और साथ ही राकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं और राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, किस तरह के हालात बने हुए? तीसरा दिन है आज उस दंगे के बाद, अभी फिलहाल वहां से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं 3 दिन हो चुके हैं। अभिषेक और राकेश, हम सभी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी, वहाँ पर गुरुवार को जो कुछ देखा गया वो अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला था। श्वेता, अभिषेक से पहले हम यहाँ पर समझेंगे। अभिषेक, आज तीसरा दिन है, अगर इन पूरे वक्त की बात करें, क्या कुछ यहाँ पर हुआ, क्या कुछ घटा, अभी का क्या अपडेट? देखिए, जो गुरुवार को घटा वो सबने देखा और वो इतिहास भी बन गया। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी थाने में आग लगाई गई, पुलिस वालों को दौड़ाकर मारा गया, पीटा गया, और ना सिर्फ मारा पीटा गया बल्कि थाने में उन्हें जलाने का प्रयास किया गया। कल जिलाधिकारी की जब प्रेस वार्ता थी तो उन्होंने सीधे रूप से कहा कि ये पुनर्योजित मामला था, यानी सुनियोजित ढंग से इस मामले को किया गया। घरों की छतों पे पत्थर थे तो अपने आप में एक दिन में तो हुआ नहीं, 3 से 4 दिन पहले से ये प्रक्रिया चलनी शुरू हो गई थी और ये अपने आप में एक ऐसा मामला था। लेकिन आज जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पीछे की अगर हम बात करते हैं तस्वीरों की, तो लगातार कर्फ्यू चल रहा है। कर्फ्यू में कोई ढिलाई नहीं दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उनका सीधे रूप से कहना है जो दंगाई या कोई भी आदमी अगर बाहर निकलता है तो उसे पुलिस अपने हिसाब से निपटेगी, सीधे रूप से कह दिया गया। और मुख्यमंत्री कल आए और उन्होंने सीधे रूप से कहा कि न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस कर्मी, कल घायल पुलिस कर्मियों से बात की, अधिकारियों से, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। राकेश, मुलाकात यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हैं, डीजीपी यहाँ पर पहुंचते हैं और ये सख्त निर्देश के आदेश इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें पहले कभी थी नहीं। 10 मिनट बिल्कुल, ये तस्वीरें पहले कभी थी नहीं। और उत्तराखंड में आप हल्द्वानी में आइए, यहाँ से आगे आप नैनीताल बढ़िए, आमतौर पर काफी शांत क्षेत्र माना जाता है और इस तरीके के बवाल, इस तरीके की उपद्रव की उम्मीद किसी को बहुत ज्यादा थी नहीं। हाईकोर्ट का आदेश था, नगर निगम नोटिस देता है, 30 तारीख को नोटिस चस्पा किया जाता है। उसके बाद जब नगर निगम की टीम पहुंचती है अतिक्रमण हटाने के लिए तो उसके बाद वहां पर बलवा शुरू हो जाता है। और शुरुआत में अभिषेक, एक बात और है जो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये प्लान हुआ कि हम 8 तारीख वो दिन होगा जिस दिन ये अतिक्रमण हटाएंगे, उस दिन ये कार्रवाई होगी। शुरुआत में कुछ दस्ता पहुंचता है, थोड़ा सा विरोध होता है और बाकी फोर्सेस बुलाई जाती हैं, ग्रेजुअली फोर्सेस बुलाई जाती हैं और उसके बाद ये फिर मामला बढ़ता जाता है। शुरुआत में शायद प्रशासन को भी इस बात का असेसमेंट नहीं था कि ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस तरीके से उग्र हो जाएगा कि आगजनी हो जाएगी और गलियों में जो जवान हैं उन्हें जाकर छिपकर अपनी जान बचानी पड़ेगी। कुछ कालाढूंगी के जो एसडीएम है उनको लेकर जानकारी है कि किसी तरीके से गलियों के अंदर दीवार के पीछे छिपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। देखिए सीधे रूप से अगर मैं राकेश आपको बताऊं तो स्थिति बहुत भयावह हुई और भयावह होने की वजह ये थी कि जब 7 तारीख को यूसीसी, जब 7 तारीख को राकेश यूसीसी का बिल पास होता है उत्तराखंड विधानसभा में तो कोई विरोध नहीं होता है और विरोध की चर्चाएं ये थी कि विरोध होगा। दफा 144 लगा दी गई थी, विधानसभा को चारों तरफ से घेर लिया गया था और उत्तराखंड की तमाम फोर्सेस विधानसभा के बाहर थी। और जब वहां विरोध नहीं हुआ तो यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के प्रशासन ने ये सोचा कि शायद यहाँ पे भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अभी तक इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है तो यहाँ पे भी कुछ होने वाला नहीं है। और इसी के चलते यहाँ पर बिना इंटेलिजेंस फेलियर कहूंगा मैं सीधे रूप से, इतना बड़ा काम करने जा रहे थे जिसमें लगातार वो लोग भी फॉलो कर रहे थे, हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे थे और लगातार समय भी मांग रहे थे। बावजूद इसके इन्होंने समय नहीं दिया और बिना इंफॉर्मेशन, मैं कहूंगा नोटिस दे दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि कल आ रहे हैं हम और तोड़ देंगे आपका, गए तोड़ दिया। अभिषेक एक चीज है, जरा पहले सुबह की तस्वीर आप दिखा दीजिए किस तरीके से सारी दुकानें बंद हैं और पिछले 2 दिन से यही स्थिति है, यानी कल पूरा दिन, क्योंकि परसों रात में तो ये बवाल ही पूरा शुरू हुआ था। दुकानें पूरी तरीके से बंद रखी गई हैं, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अलग अलग जोन्स में बांटा गया है हल्द्वानी को सुरक्षा के मद्देनजर और उसी हिसाब से अधिकारियों की तैनाती है, जवानों की तैनाती है। हमें भी, गाड़ियों को भी यहाँ पर बैरिकेड पर रोका गया कि इसके आगे चूंकि गाड़ियां लेकर नहीं जा सकते हैं, नेटवर्क एक्सेस नहीं है, इसलिए लिमिटेशंस हैं काम करने की। और इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंच रही है उसका कोई जरिया अभिषेक है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और देखिए मीडिया की एंट्री बिल्कुल पूरी तरह से बैन की गई है। ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है कि मीडिया बैरिकेड्स के उस तरफ रिपोर्टिंग करने नहीं जा सकता।
तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके अभी जवाब हम देंगे, आने वाले कुछ समय में देंगे। मीडिया की एंट्री क्यों बंद की गई, हम वो भी बताएंगे कि मास्टरमाइंड कौन था इस पूरे मामले का। सबसे अहम सवाल, यानी खबर के आगे की खबर बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं और जिस पे हम चर्चा करने आए हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों था। इंटेलिजेंस फेल्योर इतना था कि जब ये नगर निगम की टीम वहां पहुंचती है तो पर्याप्त संसाधन के साथ नहीं पहुंची। पुलिस वालों के सर फूटते हैं, पत्थर से फूटते हैं, उनके पास प्रॉपर हेलमेट्स नहीं थे। पता है आपको, जो वहां हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, चश्मदीदों से बात की, उनका सीधे रूप से कहना था कि उनके पास हेलमेट नहीं है, हेलमेट्स नहीं थे और वो भाग रहे थे, अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। 250 पुलिसकर्मी, आप विश्वास करेंगे, और पीछे जो जनता थी वो उनकी संख्या हजारों में थी। एक और चीज मैं आपको और समझना चाहती हूँ। वो लोग नहीं, वो आप ये बता रहे हैं कि देखिए लापरवाही हुई है, ये बात अब जिस तरह आप बता रहे हैं उसे स्पष्ट हो रही है। कल जब अधिकारियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जा रही थी, डीएम ने बात की, बाकी पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जो बरगलाने वाले लोग थे, जो बरगला रहे थे, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, अलग अलग हिस्सों में बरगलाया गया है। पहले लोग पहुंचते हैं, सिर्फ पत्थरबाजी करते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं जो पेट्रोल बम लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर देते हैं, थाने को घेर लिया जाता है। 15 से 20 लोग, अभिषेक की अधिकारी बता रहे थे, खुद ये स्टेटमेंट बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था कि 15 से 20 ऐसे लोग यहाँ पर थे जिन्होंने सिर्फ ये काम किया कि जो भीड़ आगे आगे आई जा रही है उसको भड़काने का काम। नहीं, एक चीज और है अभिषेक, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। आप देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही, क्योंकि शिफ्ट में जवानों की तैनाती है तो उस हिसाब से ड्यूटी बदल भी रही है और ये संभवतः ड्यूटी बदलने का समय होगा और कुछ अतिरिक्त जवानों की तैनाती। मैं एक चीज अभिषेक और आपसे बात जोड़ता हूँ, मैं हूँ, आप हूँ, या फिर एक सामान्य आदमी कहे कि भाई पेट्रोल बम बना दो, बनाने आता है क्या? तो उस भीड़ में वैसे लोग जिन्हें पेट्रोल बम बनाने या तो आता होगा या फिर उन्हें इस बात को ट्रेन किया गया होगा कि अगर स्थिति बिगड़ती तो पेट्रोल बम बनाना कैसे है। छतों पर पत्थर इकट्ठा किया जाना, ये एक जो इशारा करता है, तो ये इशारा क्या ये करता है कि एक बड़ी साजिश इसकी प्लानिंग की गई थी कि भाई 30 जनवरी के बाद जिस दिन भी होगा, क्योंकि हल्द्वानी में बरखा से मैं आगे चर्चा इस बात को लेकर करूंगा क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण का एक लंबा इतिहास है हल्द्वानी में। देखिए राकेश, इन्हीं सब बातों का जवाब बहुत जल्द हम लोग देने वाले हैं कि वो साजिशकर्ता कौन था। वो साजिशकर्ता ने 48 घंटे पहले यहाँ से अपना ठिकाना दिल्ली क्यों बना लिया, ये सब जवाब मिलेंगे। और वो साजिशकर्ता आखिर किस शराब माफिया के साथ जुड़ा रहा, इनका सबका जवाब मिलना है और पुलिस ने उन्हें बिल्कुल। तो आप तीनों से लगातार अपडेट्स हम ग्राउंड जीरो से लेते रहेंगे।